मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम अनिका था। फिर कामिनी की तरफ मुड़कर अनिका ने पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया? कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की ये बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी से पूछा, कामिनी, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? तुमने हमसे झूठ बोला? मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने का मौका दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ही ने उन्हें बुलाया है। Such kind of conduct won't be tolerated in this hospital. Leave the operating hall immediately. Report to me in my office at 11 a.m. tomorrow morning. हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामिनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। उसका मुंह शर्म की वजह से बिल्कुल सूख चुका था। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपने हाथ से बाहर के रास्ते की ओर इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को दबी हुई आवाज में कहा, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। कामिनी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो सैंडल की आवाज करते हुए दौड़कर ऑपरेटिंग हॉल के बाहर चली गई। डॉक्टर अग्रवाल ने कैबिन में रखा पानी का जग उठाया। ग्लास में पानी भरते हुए डॉक्टर अमृता से कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर सच काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। डॉक्टर अग्रवाल अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए बोले, आई न्यू इट कि वो लड़की अनिका सच कह रही थी, मगर समहाउ मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने पानी का गिलास अनिका की ओर बढ़ा दिया। पानी पीने के लिए अनिका को अपने चेहरे से पीपीई कवर और सर्जिकल मास्क हटाना पड़ता। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल को इशारा करते हुए अपनी नई भारी आवाज में कहा, थैंक यू डॉक्टर, आई थिंक द पेशेंट वुड बी रेडी नाउ। अनिका और बाकी डॉक्टर कैबिन से निकलकर ऑपरेटिंग टेबल के पास गए। नर्स ने ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर वाली लाइट ऑन कर दी। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक सेकंड के लिए भूल गई कि उसके आसपास कौन है। उसने अपना हाथ ज्योति बुआ के माथे पर रखा और उनके कानों के पास आकर कहा, जब जागोगे तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, आई प्रॉमिस। कहा जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसकी ट्रीटमेंट पर असर पड़ सकता है। और यहाँ तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, रेजिडेंशियल स्वीट 2401। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी कि वो कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे और रिया चाहती थी वो थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वो बात याद आने लगी जो रोहित ने कल शाम उससे कही थी कि वो अनिका से दूर रहे। अनिका उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। रिया की आंखें लाल हो गईं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने होठों को दबाती हुई रोहित को देखे जा रही थी। पिछले आधे घंटे से रोहित और सनी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रोहित से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आर्यन उस पर इतना गुस्सा था। सनी ने रोहित को समझा दिया था कि वो अब आर्यन पर गुस्सा ना करे। इस सिचुएशन को बहुत ही शांति से टैकल करना होगा। रोहित और सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौने से बनाने की कोशिश कर रहे थे। सनी ने रिया के हाथ में एक बड़ा सा एरोप्लेन दिया जो रिमोट से उड़ता था। रिया ने वो एरोप्लेन जोर से जमीन पर फेंककर तोड़ दिया और कहा, ये कैसे बकवास खिलौने हैं? क्या हमारे पास कोई बाबी डॉल नहीं है? सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई। रोहित से अब रहा नहीं गया। उसने रिया को डांटते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था तुमसे उस औरत से दूर रहो। सनी रोहित का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा कर रहा था। तभी रोहित ने सनी का हाथ झटकते हुए कहा, देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है आर्यन पर। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। इस बात ने रिया के गुस्से को ट्रिगर कर दिया। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। रोहित और सनी को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन पर कोई मिसाइल अटैक हो रहा था। कभी कोई प्लेन सनी के माथे पर लगता तो कभी कोई रॉकेट रोहित की टांग पर। देखते ही देखते पूरे कमरे में टूटे हुए खिलौनों का एग्जीबिशन लग गया। तभी रोहित के फोन पर डॉक्टर अग्रवाल का फोन आया। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। रोहित का उन्हें मिलना बहुत जरूरी था। उसने डॉक्टर अग्रवाल का फोन उठाया और जूते पहनते हुए उनसे कहा, हेलो डॉक्टर, मैं बस निकल ही रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई?
डॉक्टर अग्रवाल ने कहा। यस यस, अभी अभी मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला हूँ। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। तब तक तुम आ जाओ। मैं अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपनी कैबिन में आया हूँ। पहले मेरे पास आ जाओ, हम साथ बैठकर चाय पियेंगे, फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। फोन काटने से पहले डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, हेलो रोहित, 1 मिनट। मैंने वहाँ डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए भेजा था, क्या वो पहुँच गई? रोहित ने घड़ी की ओर देखकर कहा, नहीं, यहाँ तो नहीं आई। आपने कितने बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी? डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी थकी आवाज में बोले, आई एम सो सॉरी। दरअसल आज हॉस्पिटल में इतना काम था, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को कहा था कि आज शाम 5 बजे आर्यन की काउंसलिंग करें। वो पहुंचने वाली होंगी। रोहित थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मगर डॉक्टर, मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल आने के लिए निकल रहा था। थोड़ी देर सोचकर रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, यहाँ सनी है, वो डॉक्टर श्रुति को अटेंड कर लेगा, डोंट वरी। ये कहते हुए रोहित ने फोन काटा। बाहर जाने के लिए स्वीट का मेन डोर खोला। रोहित दरवाजा खोलते ही चौंक गया। उसके सामने एक 26-27 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ब्लैक फॉर्मल पैंट्स, ब्लैक सैंडल, व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर में वो लड़की काफी एलिगेंट लग रही थी। उस लड़की ने पतली मगर बेहद मीठी आवाज में रोहित से पूछा, इज दिस मिस्टर रोहित मारवा? रोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यस, एंड यू वुड बी डॉक्टर श्रुति। श्रुति ने स्माइल करते हुए रोहित से कहा, नाइस गेस। रोहित ने एक जेंटलमैन की तरह श्रुति को अंदर आने का इशारा किया और कहा, वेल आई एम सॉरी, मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है तो आई विल हैव टू रश। डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आने वाली हैं, वरना मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी होती। श्रुति ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल द लिटिल वन ऑन माई ओन। श्रुति को देखकर सनी की आंखें चौड़ी हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। वो सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। सनी के मन में गिटार बजने लगे। श्रुति सनी के गाल सहलाकर बोली, मिस्टर रोहित, ये है आर्यन, देखने से तो काफी समझदार लगता है। श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सनी से कहा, हाय, आई एम श्रुति, विल यू बी माई फ्रेंड? सनी ने बिना देर किए श्रुति से हाथ मिला लिया और अपना सर हिलाते हुए कहने लगा, यस ऑफ कोर्स, इट विल बी माई प्लेजर। रोहित बीच में आकर श्रुति से कहने लगा, डॉक्टर, एक्चुअली ही इज सनी, माय कजन सनी। आर्यन तो अंदर बेडरूम में है, वो सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज वेरी पोलाइट एंड ओबीडियंट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है उस पर किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ही हैज बीन ब्रेन वॉश्ड। श्रुति ने इस बात का मुस्कुरा कर जवाब दिया, 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, उस पर जब चाहो कुछ लिख दो, जब चाहे मिटा दो। अगर उसके मन में कोई भी बुरी इन्फ्लुएंस होगी तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इंप्रेशन हुई तो उसका फ्यूचर में उसे फायदा ही होगा। आई विल हैंडल इट, डोंट वरी मिस्टर मारवा। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित को ये भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यन की ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगी। उसने श्रुति को बाय कहते हुए कहा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सनी से कह दीजिएगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। ये कहकर रोहित हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। जब से श्रुति आई थी, सनी की नजर 1 सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी बिना पल के झपकाए बस श्रुति को देखे जा रहा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज मी, मे आई नो मैं आर्यन से कहाँ मिल सकती हूँ? सनी जैसे फिर से होश में आया हो वैसे अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, श्योर श्योर, दिस वे, ये बेडरूम आर्यन का है। श्रुति आर्यन के बेडरूम में एंटर हुई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने रूम में चारों ओर जब नजरें घुमाई तो देखा पूरा रूम बिखरा पड़ा था। सारे खिलौने टूटकर यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। श्रुति ने देखा रूम के ठीक बीचों बीच एक बीन बैग पर अपने घुटने के बीच मुंह छुपाकर एक बच्चा बैठा था। श्रुति बीन बैग के पास चलकर आई, अपने घुटनों पर बैठकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, हाय, आई एम श्रुति। कहकर श्रुति ने बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रुति से हैंडशेक किया और कहा, हाय, आई एम रिया।
रिया के मन में अभी भी रोहित के लिए गुस्सा था। अचानक सामने आई श्रुति को देखकर रिया भूल गई कि वो इस वक्त आर्यन का रोल प्ले कर रही थी। श्रुति ऐसे कई बच्चों से मिली थी जो अपने आप को कोई और आइडेंटिटी मानते थे। श्रुति को लगा आर्यन भी उसी मानसिक हालत का शिकार था। आर्यन अपने आप को रिया नाम की लड़की समझ रहा था। श्रुति ने अपनी डिग्री कॉलेज में गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन इतनी कम उम्र में उसकी सक्सेस का कारण ये था कि वो बच्चों के साथ उसके दोस्त की तरह घुल मिल जाती, फिर उनका दोस्त बनकर ही उनके इमोशनल प्रॉब्लम का सल्यूशन लाती। आर्यन का दोस्त बनने के लिए श्रुति ने एक कहानी बनाते हुए कहा, वाओ, सच ब्यूटीफुल नेम, रिया। डू यू नो, स्कूल में मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम भी रिया था। वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, जस्ट लाइक अ लिटिल प्रिंसेस। इस बात पर रिया ने बड़ी इनोसेंटली श्रुति से पूछा, क्या वो भी मेरी तरह ही दिखती थी? रिया की इस बात पर श्रुति ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में 7 लोगों की शक्ल मिलती है और तुम दोनों की ना सिर्फ शक्ल बल्कि नाम भी मिलते हैं, रिया। श्रुति के मुंह से रिया नाम सुनते ही रिया को इस बात का एहसास हुआ कि अपना नाम रिया बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भोली शक्ल बनाकर श्रुति से पूछा, रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। ये सुनते ही श्रुति चौंक गई, मगर बच्चे के साथ दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए उसने जानबूझकर इस झूठ को नजरअंदाज करते हुए कहा, ओह आई सी, मैंने शायद गलत सुना। इस बात से रिया थोड़ा रिलैक्स हो गई। फिर उसने श्रुति से एक सवाल किया, आंटी आप कौन हो और आप मेरे बेडरूम में क्या कर रही हो? श्रुति ने इतने छोटे बच्चे से ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे जब कोई और बहाना नहीं मिला तो उसने कहा, मैं रोहित की दोस्त हूँ, यहाँ रोहित को मिलने आई थी, मगर वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो सोचा जब तक उनकी वेट कर रही हूँ तब तक क्यों ना तुमसे जान पहचान कर लूं। ये बात सुनते ही रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अपनी मॉम के लिए जेलसी फील होने लगी। उसने इशारे से श्रुति को अपने पास आने को कहा। श्रुति जब बिल्कुल रिया के पास आई तो रिया ने श्रुति के कान में कहा, बट माई डैड लव्स माई मॉम। ये बात सुनते ही श्रुति के चेहरे का रंग बदल गया। उसे पता था आर्यन की माँ नहीं थी, और जब मिस्टर रोहित भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते तो आर्यन आखिर किसकी बात कर रहा था? श्रुति ने मुस्कुराते हुए दबी आवाज में रिया से पूछा, और तुम्हारी मॉम कहाँ है? रिया ने उसी दबी आवाज में जवाब दिया, वो यही है, हमारे आसपास। इस वक्त रिया को ये नहीं पता था कि उसकी ये सारी हरकतें आर्यन को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती थीं। डॉक्टर श्रुति को ये लगा कि आर्यन बहुत सेंसिटिव है। उसने अपने मन के अंदर 2 पर्सनैलिटीज डेवलप की हैं। एक में वो अपने आप को रिया समझता है, दूसरी उसकी माँ, जो हकीकत में थी ही नहीं, बस शायद उसके दिमाग की एक सोच थी। श्रुति ने अपनी बैग से कुछ कलरफुल पेपर निकाले। हर पेपर पर किसी कार्टून की तस्वीर थी और अलग अलग सवाल, जैसे फेवरेट एक्टर, फेवरेट टॉय, हॉबीज। श्रुति ने सारे पेपर रिया के हाथ में देकर कहा, जब तक तुम्हारे पापा वापस नहीं आते तब तक हम गेम खेलते हैं। इन पेपर पर जो भी सवाल लिखे हैं उनका तुम्हें दिल से आंसर करना है, और गेम खत्म होने के बाद अगर तुमने सारे आंसर सच सच लिखे तो तुम्हारी पसंद की कोई भी चीज तुम मुझसे मांग सकती हो। रिया ने खुश होकर सारे पेपर अपने पास ले लिए और राइटिंग टेबल पर जाकर आंसर लिखने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।